नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आप लोगों के चिर परिचित शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। चूँकि आखिरी फेज़ कल समाप्त हो रहा है तो उस विषय पे हम लोग कम बात करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य बिंदु आज का जो है वो है कि जिस मसले पर एनडीए या मोदी इलेक्शन लड़े हैं 2024 का, कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र बनने के बीच में क्या-क्या भारतवर्ष में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने वाली हैं, आने वाले समय में क्या-क्या होने वाला है इस देश में, और किस लिए मोदी ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर बहुत भयानक तूफान आने वाला है इस देश में। ऐसे क्या-क्या करने पड़ेंगे अगर आप हमारे देश को विकसित राष्ट्र के का दर्जा प्राप्त करना है, और इसकी व्यवस्था को इस तरह से मजबूत करने के लिए कितने कठोर कदम उठाने पड़ेंगे मोदी सरकार को 3.0 में, उसके विषय में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। पहली बार तो फिर आपके अभीष्ट भारत के दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम, बारंबार प्रणाम। फिर आपके ऊपर एक इल्ज़ाम आएगा कि आज आपने मुझे बुलाया और 2 तारीख को केजरीवाल पुनः जेल पे चले जाएंगे। लास्ट टाइम आपने बुलाया था, उसके अगले दिन वैभव जी अंदर चले गए। तो इस तरह के इल्ज़ाम आप पे लगेंगे, लेकिन प्रजातंत्र में आप जिस तरह से सत्य के प्रतीक बनते जा रहे हैं और आवाज़ उठाने के प्रतीक बनते जा रहे हैं और समस्याओं का निदान देने का प्रतीक बनते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभीष्ट भारत केवल और न केवल बुनियाद रखेगा आपके विकसित भारत की, अमूल मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आने वाली सरकारों का मार्गदर्शन भी करेगा। तो मैं आज शैलेंद्र जी के बिहाफ में कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा केवल देखिए मत, इसको सोचिए, समझिए और आगे चर्चा कीजिए, जिससे राष्ट्र के प्रति आपका जो दायित्व उसका निर्वहन हो सके। और माइक अब शैलेंद्र जी के पास। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, चूँकि अब 7वां फेज़ का इलेक्शन समाप्त हो गया, हो जाएगा कल। आपको क्या लगता है कि ये जो मोदी सरकार और बीजेपी का एजेंडा था कि हम 400 पार ले जाएंगे एनडीए को और 370 पार होगी भारतीय जनता पार्टी, इसमें किस तरह की सत्यता या किस लेवल तक की पहुंच दिखाई दे रही है आपको? कहां तक संभावनाएं हैं? 3 लाइन में आपका उत्तर मैं दे देता हूँ। 2014 में उन्होंने नारा दिया 272 पार, 282 सीटें आई। तब मोदी को या भारतीय जनता पार्टी के कुछ राज्यों की सरकार लोगों ने देखा था इस देश में, चाहे गुजरात मॉडल हो, मध्य प्रदेश मॉडल हो, उत्तर प्रदेश का नया बुलडोजर मॉडल आया ही नहीं था। तो उस समय उन्होंने 272 का नारा पार दिया और 282 सीट भारतीय जनता पार्टी आई और उनके अलायंस के साथ 310 से 312 सीटें आई। 2019 में भाजपा ने और मोदी जी ने 300 पार का नारा दिया और भारतीय जनता पार्टी की 303 सीट आती है। ये शिवसेना और जेडीयू अलग हो गए थे, उनको मिला के लगभग 333 सीटें आई थी, 350, हाँ 333 सीटें आई थी। इस बार अगर मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो इस जानिए कि 2014 से 2024 तक का उनका कार्यकाल का काम है और काम दिखता है, बोलता है। तो एक मैं कह सकता हूं कि 400 के नारे के आर पास पास ही रहेंगे वो। हाँ, एक प्रैक्टिकल एनालिसिस जो होता है, जो कई लोग प्रजातंत्र में कई फोर्सेस काम करते हैं, तो इतना तो बिल्कुल मान के चलिए कि 320 से 325 सीट तो रखी हुई हैं और मुझे लगता है कि 90% ये नारा और ये सपना 370 का जो पहले हटाने का था, वो 370 वो परिणित होगा बिल्कुल परिणाम के रूप में और भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार 400 के आसपास जाएगी। अभी जो प्रश्न उठता है कि जो मोदी सरकार 2024 में विकसित भारत का नारा देके चुनाव मैदान में आई, और ये कन्फर्म है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो ये विकसित भारत बनाने में मोदी सरकार को या एनडीए को आने वाले समय में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और विपक्ष किस तरह के फसाद करने की स्थिति में रहेगा, इसके विषय में छोटा सा एक क्लिपिंग बता दें। 2014 में भारत बदलाव के लिए तैयार हुआ और वो जकड़ा हुआ भारत जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त था और भ्रष्टाचार व्यवस्था का हिस्सा था। ऐसे कानून थे, ऐसे लॉज थे जो खुद खुद ही
भ्रष्टाचार को प्रायोजित करते थे, बढ़ावा देते थे। तो 2014 में देश बदलाव के लिए तैयार हुआ। 2019 में उसमें स्वाभिमान का बोध आया कि जो भारत, जो लगभग, आप ही इतिहास के भी छात्र हैं आप, जो कहा कि 1193 से पहले ही, 1193 बैटल ऑफ तराइन के बाद जो गुलामी के भाव से झगड़ा था, जिसमें स्वाभिमान की कमी थी, जिसको दिखाया गया था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या पूर्वी सभ्यता है भारत की सभ्यता से बेहतर है, या और जो अन्य देशों की व्यवस्था है भारत की व्यवस्था से बेहतर है। 2019 में भारत में स्वाभिमान का रक्त संचार हुआ और भारत चलना सीखा, और 2024 में भारत दौड़ेगा, और उसकी योजना जो है 19 में ही नींव डाल दी गई है। अगर आप कहें, यहाँ पे देखें, आपने कहा कि विकसित भारत कैसे बनेगा, तो अगर मैं कहूँ एक लाइन में कि एक राष्ट्र एक कानून, अगर एक राष्ट्र है तो कानून भी एक ही होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि लॉ एंड जियोपॉलिटिक्स, कैसे कानून इस देश की जियोपॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है। तो मैं एक चीज देखिए, एक राष्ट्र एक कानून, आप यूसीसी की तरफ आपका कहना है बिल्कुल, कि यूसीसी की तरफ बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वन नेशन वन इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन, और बहुत सारे, अभी आप ही के कई बार चैनल में इंटरव्यू हुआ, तो भारतीय न्याय संहिता, एविडेंस एक्ट जो आया है, अधिनियम संहिता, जो इतनी चीज़ें आई हैं, तो हमको लगता है कि एक नींव जो है, 9 जून को मोदी जी शपथ लेंगे और 9 या 10 जुलाई को आपको ये कानून मिलने वाला है। तो जो विकसित भारत का, जो एक राष्ट्र एक कानून, एक राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन, और जो एक जीएसटी हम लाए, जीएसटी केवल आर्थिक तंत्र नहीं है। आर्थिक तंत्र इसलिए नहीं है कि भारत कई राज्यों में विभाजित था और कई तरह के टैक्स लगते थे। केरला में अलग टैक्स था, गुजरात में अलग टैक्स था, नॉर्थ ईस्ट में अलग टैक्स था। उसमें जब एकरूपता आई तो केरल वाला ये नहीं कह सकता कि वहाँ टैक्स ज़्यादा बेहतर है, या हरियाणा में आपने देखा होगा, दिल्ली में आप स्वयं रहते हैं, कि गाड़ियों के टैक्स में जो है वहाँ कम लगते थे, तो कई लोग हरियाणा से गाड़ी लेने चले जाते थे। तो उस जो दुर्व्यवहार था, या कह सकते हैं कि डुअल टैक्स था, उसको दूर करके एक किया गया। ये संविधान, जो संविधान सभा ने जब संविधान बनाया, तो ये माना गया कि ये बहुत सारे संघों को मिला के एक राष्ट्र बना है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक राष्ट्र है। बिल्कुल, मतलब सेंट्रल मेन कैपेसिटी में रहेगा और राज्य जो हैं उसके अपने विषयों में स्वच्छंद है, लेकिन जहां डिस्प्यूट होगा सेंट्रल की ही बात मानी जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक राष्ट्र एक कानून एक भारत एक ही नागरिकता, इसीलिए भारतवर्ष में दी गई सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, बिल्कुल, ये तो एकात्मकता के लक्षण हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह से विवाद खड़ा करती हैं क्षेत्रवाद को लेके, संघवाद को लेके, कि संघों का यूनियन है, मतलब ये बोलते हैं कि अमेरिका की तरह का फेडरेशन ऑफ स्टेट, हाँ, इस तरह से जो विवाद खड़े करते हैं, कि जब आप विकसित भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे एक राष्ट्र एक कानून, एक चुनाव, या यूसीसी, मतलब यूनिफॉर्म से किसी का पर्सनल लॉ नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, मानवता के लिए कानून होना चाहिए। इस तरह के जो कानून आने वाले हैं, या जुडिशियरी में जिस रिफॉर्म की आप बात कर रहे हो, लेकिन भारत के अंदर जो टेररिज्म या धर्म के नाम पे जो सांप्रदायिक विभेद और तरह तरह के ग्रुप्स और बहुत सारी पार्टियां, उनको यूनाइट करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, जैसे मुसलमानों को ही अपनी तरफ खींचने के लिए तरह तरह के हथकंडे और दुनिया भर के ऐसे स्टेटमेंट देना जो कि अलगाववाद को बढ़ाता है। भारतवर्ष में जो सांप्रदायिकता है उसको और बढ़ते हुए देखा जा सकता है। विपक्ष को हड़बड़ाहट ज़्यादा लगती है, विपक्ष चूँकि कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं या कोई बात होती है कि उनको आरक्षण देना जो कि संविधान में नहीं है, इस तरह से एक गैप पैदा करना समाज में माना जाता है। भारत पाकिस्तान विभाजन का मेन कारण मिंटो मार्ले सुधार था, जिसमें आरक्षण मुसलमानों को दिया गया और वहां से शुरू हुआ भारत विभाजन का ये मुझे लगता है 1919 की घटना बता रहे हैं आप। 1916 1919 घटना। 1909 में सबसे पहले मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये सारा कराया धराया अंग्रेजों का है, उन्होंने ही प्रमोट किया। इस्लामिक जो रेडिकलाइज करने का काम इन्होंने लोगों ने ज्यादा किया। बाद में इतने रेडिकलाइज हो गए कि बाद में आपने मोपला और बहुत सारा नरसंहार हुआ। बाद में जब
आप देखते हैं कि विभाजन के समय कितना बड़ा नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, उसमें लगता है नोआखाली से लेकर कितने बड़े दंगे हाँ, हुए। बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइप का एक माहौल क्रिएट करने का विपक्षियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अभी एक कोई महिला नेता हैं, अजीत अंजुम के साथ हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थी, वो कह रही हैं कि किस तरह से रिजल्ट आने के बाद हम जो है एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे। इन सब चुनौतियों से मोदी सरकार कैसे निपटेगी? क्योंकि ये छोटी चुनौतियां नहीं है, ये विपक्ष पूरी तरह से भारतीय डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश करेगा जैसे ही रिजल्ट आएगा कि जी इसमें घपला हो गया, इसमें देखिए चुनाव आयोग ने 8 दिन बाद सही फिगर दिया, ये घपले कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, लेकिन इनको बोलने से कैसे रोका जा सकता है? जो बकवासबाजी ये करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया उसको उठा के भारत को बदनाम करती है। बिल्कुल। तो विदेश कभी नहीं चाहेगा कि भारत विकसित देश बने, वो तो चाहता है कि ये वैसे ही पड़ा रहे, बिल्कुल मार्केट बना रहे हैं। हाँ। तो ये विपक्ष को ये मोदी सरकार किस तरह से हैंडल कर पाएगी, जो ये इस तरह से सड़कों पे बैठ जाते हैं, या किसानों को, पंजाब के किसानों को भड़का के कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था इन्होंने, या शाहीन बाग खड़ा कर दिया था इन्होंने। इस तरह के आंदोलन खड़े होने वाले हैं इलेक्शन के बाद, क्योंकि ये अपने ऊपर तो लेंगे नहीं। आप इनका स्टेटमेंट देखेंगे, ये जो भारत के अंदर कैसे उसको बीजेपी कैसे काउंटर कर पाएगी, कैसे रोकेगी मोदी सरकार, इसके विषय में आप कुछ बता सकते हैं? विकसित देश बनाना है तो शांति तो चाहिए ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। विकसित देश का पहला प्री कंडीशन है लॉ एंड ऑर्डर और शांति, क्योंकि जब शांति होगी तभी एजुकेशनली, प्रोफेशनली, इंडस्ट्रियली हर चीज़ का वहाँ विकास होगा। आपने अपने शब्दों में ही उत्तर दे दिया कि मोदी सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी अगर उसको 2047 का विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत के ही नाम पे 400 प्लस की संरचना है और उसी का मैंडेट मांगा गया है। तो आपने देखा होगा कि जब पहला किसान आंदोलन हुआ तो 4 महीने चला और दूसरा 40 दिन भी नहीं चल पाया। तो अब आप समझ गए कैसे मोदी सरकार इनसे निपटेगी, क्योंकि मोदी सरकार समझौतावादी सरकार नहीं है और उसमें अपीजमेंट का कोई स्थान नहीं है। और 1916 सदी की ना गांधी का उसमें समझौता है, ना ही 1932 में राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस का समझौता है कि हर चीज़ हम अपना हित में बलिदान करते जाएं और सेपरेटिज्म को बढ़ावा देते जाएं। जैसे आपने कहा कि पहला मोंटी मोल्लो रिफॉर्म आया, मुसलमानों को दिया, फिर 1932 में आया तो आज़ादी को छोड़ के बैकवर्ड और SC/ST का रिजर्वेशन का मुद्दा गर्मा गया। तो ये अंग्रेजों की टॉइंट पॉलिसी है। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी से देश उभरता नजर आ रहा था कि आपका कास्ट सेंसस जो सबसे बड़ी अवरोध शुरू किया है, नॉर्थ साउथ डिवाइड, रीजनल डिवाइड जिसे कहते हैं, जो एक चुनौती के रूप में उसको उभारा गया है। शायद इसीलिए हमको लगता है कि नॉर्थ में राहुल गांधी जी की पोल खुल गई तो वायनाड भाग गए साउथ में कि साउथ वालों को भड़काऊंगा। लेकिन साउथ में एक राष्ट्र कर्नाटका जो मजबूत है, राष्ट्रवाद का प्रतीक है, स्वयं भगवान शिवा वहाँ विराजित हैं तमिलनाडु में, तो शायद वो गए तो भटकाने गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7-8 साल से ज़्यादा वहाँ के लोगों को भ्रमित कर पाएंगे वो। तो ये जो कानून जो जिसके आड़ पे खेलते थे, आर्टिकल 2930 जिसके नाम पे खेलते थे कि आज़ादी उत्पीड़न के नाम पे, सिंपथी कार्ड के नाम पे, कभी लड़ाया OBC, कभी SC/ST फॉरवर्ड के नाम पे, जो इस तरह की पॉलिसी थी, एक तरह से मुझे लगता है कि जो एकरूपता में कानून की एकरूपता आई है कि अब आपको एक क्लास के रूप में न देख के एक इंडिविजुअल के रूप में देखा जाएगा। और कानून और संविधान इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल इक्वलिटी, इंडिविजुअल पैरिटी की बात करते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप संविधान के सामने आपको हर अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है, लेकिन आप समूह में जाके अगर उत्पाद करेंगे या आप भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के प्रजातंत्र को या भारत के सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करेंगे, तो जो बिल कांग्रेस ला रही थी माइनॉरिटीज राइट वाला, उसको भारत ने ठुकराया, भारत की जनता ने ठुकराया, कांग्रेस ने तो ला ही ली थी। मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने जो टूरिज्म वर्सेस टेररिज्म, टूरिज्म से रोजगार पैदा होता है, POK भारत को इसलिए चाहिए कि वहाँ टूरिज्म करना है और वहाँ के लोगों को न्याय देना है, लेकिन कांग्रेस सरकार, इंडिया अलायंस के लोग, चाइना, पाकिस्तान, अन्य वर्ल्ड पावर के साथ मिलके उसको हमेशा डिस्टर्ब क्षेत्र रखना चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र न बनने पाए। क्योंकि एक बड़ा खेल है और टूरिज्म अगर वो क्षेत्र भारत में आता है तो भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी बिना कुछ किए।
बिना कुछ किए, जिस तरह से अमेरिका डॉलर में एक्सचेंज में पैसे कमाता था, मतलब डॉलर इकोनॉमी। आप कह रहे हो कि टूरिज्म इज द की पॉइंट, बिल्कुल जिससे कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारे इकोनॉमी बूस्ट करेगी टूरिज्म के बिल्कुल, माध्यम से। और क्लीन इकोनॉमी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने अंधाधुंध कार्बन एमिशन करके अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाया अमेरिका, यूरोपियन नेशन ने, और विश्व को ही खतरे में डाल दिया है। आज तापमान दिल्ली का 52 डिग्री पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में आप, तो 52 डिग्री पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में अगर विकसित बनना है तो टूरिज्म से डिफीट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज मोदी जी साधना केंद्र में गए हैं तो टूरिज्म के लिए गए हैं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं गए हैं। और ये जो इंडिया अलायंस हल्ला मचा रहा है, तो भारत विकसित राष्ट्र मेडिटेशन और आपके योग से उस मार्ग में तो चल चुका है, स्पिरिचुअल विकसित के रूप में। अब दो ही चीज़ बचे हैं, मटेरियलिज्म जो आप कह रहे हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा इकोनॉमी, और तीसरा जो सोशल ताना बाना है, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, जीएसटी ऑलरेडी आ ही चुका है, और बहुत सारी स्कीम जो भारत की योजना में आई हैं। आप ये मान के चलिए कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिनका नारा है कि फैमिली फर्स्ट, पार्टी सेकंड, नेशन लास्ट। ये इंडिया अलायंस का नारा है। ये अपने घर में घुस जाएंगे और यहाँ वही चलेगा जिसको पास नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और इंडिविजुअल लास्ट। जो व्यक्ति ये मान के चलेगा, तब भारत विकसित की ओर जाएगा, और भारत उस ओर बढ़ भी रहा है। आप देखेंगे कि किस तरह से बिहार में कास्ट सेंसस को उछाला गया, 15 दिन नहीं टिक पाया। नहीं, वो तो मेरी जहाँ तक समझ है कि अगर विकसित भारत की तरफ हम बढ़े, और बढ़ेंगे, जैसा कि दिख रहा है कि जिस तरह की विल पावर है इस गवर्नमेंट में, तो ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब बहुत रिमोट इश्यूज हो जाएंगे, बहुत प्रायोरिटी पे नहीं रहेंगे। हमारे देश में जिस एजेंडे को लेके अंग्रेज और कांग्रेस चली, वो एजेंडे ध्वस्त हो जाएंगे अगर हमारा देश विकसित देश बनता है। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा और एक जो मुझे दिखता है, जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहेगी 3.0 मोदी सरकार में, खास करके कॉलेजियल सिस्टम जो इन्होंने 300-400 परिवारों ने बिल्कुल कब्जा कर रखा है पूरी जुडिशरी पे, उस चीज़ को कैसे करेंगे? क्योंकि इन्होंने एक NJAC एक्ट ले आए थे जिस पर रोक लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके लिए कोई आपको समझ में आ रहा है क्या रास्ता निकालना चाहिए इनको? क्या करने वाले हैं? रास्ता अभीष्ट भारत से निकलेगा, और अभीष्ट भारत ने, हमको लगता है ये चुनौती स्वीकारी थी आज से 5-6 महीने पहले। जल्लीकट्टू वर्सेस बकरीद। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में एक फेस्टिवल होता है जिसमें बैलों की दौड़ कराई जाती है। तो उसमें कोर्ट कहता है कि ये इनह्यूमन इल प्रैक्टिसेस है, क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल है। एनिमल हैज गॉट इक्वल राइट ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक ए ह्यूमन बीइंग। इस शब्दावली का यहाँ तक का प्रयोग करता है वो। तो गांव को ही माता मान लेते, अगर बैल को इतना क्रूएलिटी, गांव को माता कह देना चाहिए था। हम तो गाय को माता मानते हैं, उनसे भी ज़्यादा बड़ा अधिकार मानते हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट हमसे सहमत होता है। लेकिन बकरीद में जब बकरों की लाशें बिछा दी जाती हैं और वो खून यहाँ के शुद्ध जल में मिलता है, पानी का रंग लाल हो जाता है और मटमैला हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो है ये इंग्रेडिएंट प्रैक्टिस ऑफ अ रिलीजन। नहीं, ये तो एक है ही है इशू। उसी पे जा रहा हूँ, आपकी उसी लाइन पे आ रहा हूँ मैं, कि जब इस तरह का भाव है, वही मैं आपसे उल्टा प्रश्न ही मेरा है कि जब इस तरह का भाव जुडिशरी में चल रहा है तो रिफॉर्म की बात करना हमारे आप के लिए तो बेईमानी साबित होगा। लेकिन छोटी सी नाव हमारी रिफॉर्म की चलेगी और बड़े सागर में बड़े कितनी बड़ी लहर आए वो गोता खाएगी, लेकिन उत्तर वहीं से निकलेगा। आपने खुद इंगित कहा कि 100-150 परिवारों के बीच पूरे जुडिशरी, लगभग 70-80 साल की जुडिशरी जो है, उन्हीं के परिवार से जजेस की नियुक्ति, मुझे लगता है कि जजेस की नियुक्ति की मामला आप बोल रहे हैं कि नियुक्ति जो है उसमें किस तरह से किया जाए, इसमें कॉलेजियम सिस्टम वर्सेस NJAC। संविधान कहता है कि पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन, दो चीज, देयर शुड बी वाइड पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन। मतलब संविधान में रोक नहीं है कि किसी को जज को नियुक्त करना है तो चपरासी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक कंसल्ट करेगा तो और अच्छी पद्धति मानी जाएगी। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
तो कोई ना कोई पार्लियामेंट का नुमाइंदा तो होना चाहिए। इसलिए जब एनजेसी बनी तो उसमें प्रधानमंत्री आए, लॉ मिनिस्टर आए, अपोजिशन लीडर आया, और आपके शायद 4 या 2 सीनियर मोस्ट जजेस आए। 5 लोगों की कितनी अच्छी व्यवस्था है। प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो गए। जब आप सरकार बनाते तो एग्जीक्यूटिव के हो गए आप। जुडिशरी से तो जजेस आ गए, और अपोजिशन लीडर के रूप में आ गया लेजिस्लेचर का हिस्सा। मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपकी विधायिका, तीनों लोग मिलके कितने सुंदर तरीके से जज को अपॉइंट कर रहे हैं, और वो आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे एनार्की कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा कई बार केजरीवाल तरीके हो जाता है कि हम जो है संविधान को और कानून को अपने हिसाब से चलाएंगे। ये कितना बड़ा मजाक है। आप कह रहे हैं कि देयर शुड बी वाइडर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंसी के नाम पे नहीं, हम जज हैं, जज को हम ही अपॉइंट करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तो ऐसे वायलेशन हो गया। आप कह सकते हैं कि 2-3 तरह के बायसनेस होते हैं। पर्सनल बायसनेस तो वही हो गई भाई। अगर आप शैलेंद्र जी आपका नाम है, नीरज गोस्वामी उनका नाम है, तो मुझे चुनने का मौका आएगा 2 व्यक्तियों का, तो कहीं ना कहीं शैलेंद्र के नाम से, मैं तो मेरा खुद का नाम शैलेंद्र है, तो मैं तो आकर्षित होऊंगा ही होगा। तो इस तरह से पर्सनल बायस खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और एनजेएसी को आना चाहिए। और आपकी जो जीवा में सरस्वती बैठी हैं, तो ये मान के चलिए कि 2025 में एनजेएसी आएगा। तो हम लोग थोड़ा लाइटर मोड में एक आखिरी सवाल आपसे। केजरीवाल जी 2 तारीख को फाइनली फिर जेल जा रहे हैं। अब आज आपका जैसे प्रसारित होगा, और मैं दावा करता हूं उसके 48 घंटे के अंदर केजरीवाल अंदर होंगे, क्योंकि आप जब जब बुलाते हैं मुझे, यही आपके चैनल पे इल्जाम है कि आप पार्टी को आप खत्म करने में लगे हैं, और मुझे लगता है कि आप पार्टी नहीं कहा भी है कि 2025 तक आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब सबको पता भी चल गया है किस लेवल के नौटंकीबाज लोग हैं ये, और सबकी अब नौटंकी सामने आ गई है। इनका हर एक कार्यकर्ता आप उठा के देख लो, इनके पास नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन पंजाब, चूँकि पंजाब का इलेक्शन चल रहा है, कल उसका फाइनल फेज में है, आपको लगता है दिल्ली में तो कोई संभावना है नहीं, पंजाब में क्या एक-आध 2-4 सीट इनकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केजरीवाल की वजह से मिलता है, क्योंकि वो प्रचार करने गए तो वहाँ पे भी निगेटिव एस्पेक्ट आया, कोई बुला नहीं रहा था। लोग ऐसा कह रहे हैं कि केजरीवाल बल्कि जेल में रहा होता तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता, छूट के आया उससे गड़बड़ हो गया। तो इनका क्या स्थिति रहेगी? मतलब 3 सीट तो पिछली बार भी 4 सीट जीते ही थे पंजाब से। हाँ, इस बार तो मतलब एक इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। 4 से 6 सीट के बीच भाजपा रहेगी, और लगभग इतनी ही सीट के आसपास कांग्रेस रहेगी, और वही पुराना 2-3 सीट के आसपास आप पार्टी रहेगी। इस पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लाभ की स्थिति में है, और वहाँ भी आप अप्रत्याशित रिजल्ट देखेंगे। हाँ, 1-2 सीट तो आती थी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि हम नशे से लड़ाई करेंगे और नशा मुक्त बनाएंगे पंजाब को, तो उल्टा दिल्ली को नशाखोर बना दिया। दिल्ली नहीं, और पंजाब को बिल्कुल वहाँ पे नशे का व्यापार चल रहा है। सूखे नशे में इनका बहुत तगड़ा बिल्कुल बहुत तगड़ा सिस्टम। इनके मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, इनके मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये तो बेशर्म केजरीवाल हैं, बड़े बेशर्म। इंटरव्यू दे रहे थे कि मैंने सत्ता इसलिए नहीं छोड़ी कि मेरी संघर्ष है, क्योंकि संघर्ष नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है हम लोगों की, केजरीवाल पे किसी और दिन बात करेंगे। बिल्कुल। आज और मैं चाहता हूं कि हम लोग पे इल्जाम ना आए कि जब हम आप बैठते हैं तो केजरीवाल की पार्टी कोई अंदर चला जाता है। वो पहले से डिसाइडेड था, इसमें अभीष्ट भारत का कोई रोल नहीं है। नहीं, और केजरीवाल जी कुछ न कुछ नाटक 24 घंटे के अंदर करेंगे जरूर, इतनी आसानी से जेल जाने वाले नहीं है वो, कुछ न कुछ लगे पड़े हैं अभी भी। भले उसने सुप्रीम कोर्ट ने उनका एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं किया, राउज एवेन्यू में गए थे, वहाँ भी डिसमिस हो गई एप्लीकेशन, लेकिन ऐसा विश्वास हो रहा है जो नौटंकी जिसको करना है, तो रजिस्ट्री ने तमाचा मारा है, रजिस्ट्री ने तो मना कर दिया। और आज हमको लगता है हाई कोर्ट मूव कर गए हैं अब एक्सटेंशन के लिए। हाई कोर्ट के बारे में बहुत तगड़ा एक जजमेंट है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसी पे है जो शराब घोटाला, आबकारी घोटाला है। लेकिन आज मित्रों, हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में
क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं, इस विषय में आप अपनी टिप्पणी जरूर करें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे हम लोग। सभी को मेरा नमस्कार। और शैलेंद्र जी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि केवल मार्गदर्शन नहीं करने वाले, ये 2047 की जो विकसित भारत है उसमें बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं। और मोदी जी अमूल चूक परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन अगर एक कोई पार्टी देशद्रोही कोई ही पार्टी है, अगर वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो रही है, तो अभी इस भारत का कहीं ना कहीं इसमें हाथ रहेगा। इसमें आपको बहुत बहुत नमस्कार। इसमें सभी राष्ट्रवादियों को योगदान करना होगा विकसित भारत बनने में। जो भी अड़चने आएंगी, और हमें अपने लेवल पे जो हम कर सकते हैं उतना सहयोग करें। बाकी तो लोग लगे हैं अपने अपने लेवल पे, हमारा जो कर्तव्य है वो हम करें। राष्ट्रवादियों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार बंधुओं। नमस्कार।